गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमें आज पढ़ना है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डेरिवेटिव्स के बारे में या मार्केट के बारे में आप कह सकते हो। देखिए क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर है रिस्क प्रेफरेंस, कि मतलब क्या है कि लोगों का एटीट्यूड क्या होता है रिस्क के लिए, रिस्क को कितना प्रेफर करते हैं लोग, तो उसके बारे में ये पॉइंट है। देखो क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, रिस्क को अवॉइड करते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन फिर भी क्यों रिस्क की इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, ये रीज़न इसका क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलता है रिस्क प्रीमियम। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है, जिसको कि आप रिस्क का कॉम्पनसेशन कह सकते हो। तो इसलिए क्या है कि कुछ रिस्क इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। बट क्या है कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग जो है वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते। मोस्ट पीपल जो है वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं रिस्क तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि रिस्क प्रेफरेंस क्या है, कि मतलब किसी भी पर्सन का एटीट्यूड क्या है रिस्क के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं रिस्क प्रेफरेंस। दूसरा फिर पॉइंट यहाँ पर आता है शॉर्ट सेलिंग। हमने पढ़ा था कि दो पोजीशन होती हैं, एक लॉन्ग पोजीशन और एक शॉर्ट पोजीशन। जब हम बाय करते हैं तो हम लॉन्ग पोजीशन पर होते हैं, जब हम सेल करते हैं तो हम क्या होते हैं, शॉर्ट पोजीशन पर होते हैं। और जब आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो ये आपकी लाइबिलिटी होती है, मतलब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं कि आप बाद में मना कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले भी। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, रेपो। रेपो क्या है, रीपरचेज अग्रीमेंट, कि हमने क्या किया है, कुछ सेल किया है, उसको परचेज कर लेंगे हम वापस से। रीपरचेज अग्रीमेंट होते हैं रेपोज, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। देखिए क्या है कि सेल रेपो होता क्या है, सेल सिक्योरिटी एट अ प्राइस। मान लो कि 97 में आपने आज सिक्योरिटी बेच दी, ठीक है, एंड बाय द सेम सिक्योरिटी इन फ्यूचर एट अ हायर प्राइस। आप क्या करोगे, आपने जो सिक्योरिटी आज 97 में बेची है ना, आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आप फ्यूचर में उसी सिक्योरिटी को, मान लो 2 महीने बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने कि मैं इसी सिक्योरिटी को 2 महीने बाद आपसे ही और मैं 100 रुपये में खरीद लूँगी, ठीक है। तो ये क्या है, आपका रीपरचेज अग्रीमेंट है। अब जो ये हमारा हुआ, जो हमारा बाय प्राइस है वो क्या है 100 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है वो क्या है हमारा 97। तो 100 माइनस 97 अगर आप करोगे तो जो मैं हूँ, जो पर्सन ये कर रहा है कि 97 में आज बेच रहा है और 100 में खरीद रहा है, उसको उसके लिए क्या हो गई, ये जो 3 रुपये बीच का अमाउंट हुआ, ये क्या है, उसके लिए कॉस्ट है। और जो जिसके साथ मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ ना, मतलब जिसको मैंने 97 में बेचा और 100 में खरीद रही हूँ, उसके लिए ये 3 रुपये क्या है, रिटर्न है। अब आप ये सोचेंगे कि मैडम ऐसा क्यों करेगी कि 97 में आज बेचकर मुझसे 100 में खरीद लेगी। देखो क्या है, मार्केट का प्राइस हमें नहीं पता ना कि क्या होगा 3 महीने बाद या 2 महीने बाद, जब भी हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरी ये अजम्पशन हो सकती है कि मार्केट में शायद उस टाइम प्राइस 120 रुपये हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मैंने कर लिया तो मुझे तो फ़ायदा ही है ना, मैं 100 रुपये में खरीद के 120 में बेच दूंगी मार्केट में। तो इसलिए जो है मैं ऐसा करती हूँ। तो रेपो ट्रांजैक्शंस बेसिकली होती क्या है कि आप रीपरचेज अग्रीमेंट कर लेते हो, आज जो सेल कर रहे हो उसको खरीदने का एग्रीमेंट आप अभी कर लेते हो, तो ये जो है इसको रेपो बोलते हैं। ये जो है बिल्कुल लो रिस्क वाली जो है आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें आपको बिल्कुल एक्सट्रीमली लो रिस्क होता है, या कभी सिंपली इसको आप सिक्योर्ड लोन जो है वो भी बोल सकते हो। तो इसमें जो है रिस्क हमारा बहुत कम मानकर हम चलते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, रिस्क रिटर्न पैराडॉक्स। एक हमारा रिस्क रिटर्न का पैराडॉक्स होता है। आप सबने बार बार ये बात पढ़ी है कि हम रिस्क क्यों लेते हैं, जब हमें हाई रिटर्न मिलेगी। और रिस्क रिटर्न का ये हमारा हमेशा एक जो है पैराडॉक्स चलता रहता है। अब हमें इन दोनों को अलग अलग समझना है। जो रिस्क है वो तो हमने पढ़ लिया कि रिस्क क्या होता है, रिस्क प्रेफरेंस क्या है। रिस्क फ्री रेट भी कुछ होती है क्या, जिसमें बिल्कुल ज़ीरो रिस्क हो, क्या ऐसा भी कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। देखो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, अगर हम उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बिल्कुल रिस्क फ्री होती है। फिर क्या होगा, वहाँ पर रिटर्न जो है वो बाकी सिक्योरिटीज़ के कंपैरिजन में आपको मिलेगी कम। देखो रिटर्न बेशक से कम है, लेकिन G-Secs जो है वो बिल्कुल क्या है, रिस्क फ्री रेट पर हमें मिल जाती हैं, ठीक है।
रिटर्न की अगर हम बात करें तो रिटर्न को मेजर कर सकते हैं हम दो तरीके से। एक तो आप मनी में मेजर कर सकते हो, जैसे हमने ये किया कि 100 - 97 3 रुपीज़ की हमें जो है रिटर्न आप एक दूसरे बंदे को जो है जो मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उसको मिल रही थी, तो 3 रुपीज़ जो है वो क्या हो गया, हमने कैसे मेजर किया इसको, मनी में। एक हम इसको परसेंटेज में मेजर कर सकते हैं। आप सबने मैथ्स पढ़ा है, आप कर सकते हैं ना कि परसेंटेज में हम रिटर्न निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज में आप निकाल सकते हो, मनी में निकाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सी है, परसेंटेज वाली, क्योंकि हमें आगे जाकर रिलेटिव जो है इम्पोर्टेंस देखनी होती है चीज़ों की। तो वो हम अगर जो है एक्चुअल मेजर अगर उसका देखेंगे तो उसमें वो हमारा इतना काम नहीं आएगा, इसलिए जो है परसेंटेज में रिलेटिव मेजर हम बेसिकली यहाँ पर देख लेते हैं, इसलिए प्रेफरेबल है कि हम परसेंटेज में ही देखें। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो है मार्केट एफिशिएंसी। हमारी मार्केट कब एफिशिएंट जो है वो मानी जाएगी, उसके बारे में ये पॉइंट है। देखो, जिस मार्केट में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज की जाए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज की जाए, वो मार्केट एफिशिएंट मार्केट कहलाती है। जैसे कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो है डिस्क्लोज करती है, तो एफिशिएंट मार्केट है वो, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, जहाँ पर फेयर प्राइस या फेयर वैल्यू हो आपकी, यानी कि जो आप चीज़ खरीद रहे हो या बेच रहे हो उसका फेयर प्राइस जो है वो आपको मिले, ठीक है, तो वो मार्केट जो है एफिशिएंट मानी जाएगी। एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू। एक तो फेयर वैल्यू हो गई जो एक्चुअल में मार्केट में हमें फेयर वैल्यू मिले, दूसरी जो है हमारी थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू, जो मॉडल से निकाली गई वैल्यू हो, मतलब हम कोई मॉडल अप्लाई करें और उसमें पुट करके और ये निकालें कि कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सिक्योरिटी है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो होती है थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू। एफिशिएंट मार्केट कौन सी होगी, जहाँ पर आपकी जो फेयर वैल्यू है यानी फेयर प्राइस है और जो थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू है यानी TFV और FP जो है दोनों बराबर होंगे ना जिस मार्केट में, वो मार्केट हमारी एफिशिएंट मार्केट मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पॉट एंड डेरिवेटिव मार्केट। स्पॉट मार्केट कौन सी होती है, आज की मार्केट, अभी की मार्केट, मतलब अभी अगर मैं आपको 100 रुपये में एक इक्विटी शेयर बेचती हूँ तो ये स्पॉट मार्केट कहलाती है। डेरिवेटिव मार्केट कौन सी है, फ्यूचर की जो मार्केट है, कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये वाला शेयर मैं आपको 1 महीने बाद 100 रुपये में बेचूंगी, तो ये डेरिवेटिव मार्केट है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है लॉ ऑफ वन प्राइस। देखिए क्या है, मार्केट में लॉ ऑफ वन प्राइस जो है अप्लाई होता है। ये होता क्या है कि एक एसेट जो है उसका जो है सेम प्राइस होना चाहिए हर जगह पर, हर मार्केट में एक एसेट का सेम प्राइस होगा। अगर सेम प्राइस नहीं हुआ, मतलब 2 मार्केट हैं, दोनों मार्केट में एक ही एसेट सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी में अगर आप परचेज करते हो तो सेम होगा, ये कहता है लॉ ऑफ वन प्राइस, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो होगा क्या, आर्बिट्रेज प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आर्बिट्रेज प्रोसेस आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। साइमल्टेनियसली आप परचेज और सेल करते हो सिक्योरिटी को 2 मार्केट में विदाउट एनी रिस्क, विद नो रिस्क, आपको कोई रिस्क नहीं होगा। और साइमल्टेनियसली जहाँ देखो, अगर 2 प्राइस हो गई, अगर 2 डिफरेंट मार्केट में, मान लो एक इक्विटी शेयर है, एक मार्केट में मिल रहा है 100 रुपये में, दूसरी मार्केट में मिल रहा है 90 रुपये में, हम क्या करने लगेंगे, हम सभी जो है 90 रुपये में खरीद के 100 रुपये में दूसरी मार्केट में बेचने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वहाँ पर बढ़ जाएगा और वहाँ गिर जाएगा, हो सकता है 95 हो जाए। तो इसलिए क्या है, आर्बिट्रेज प्रोसेस क्योंकि वर्क करने लग जाता है, और वो स्थिति अगर है ना ये 90 और 100 वाली, तो वो तुरंत ही बहुत जल्दी ही लॉ ऑफ वन प्राइस पर आ जाएगी, दोनों में सेम प्राइस हो जाएगा। तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है ज़्यादा देर तक कि 2 मार्केट में सेम एसेट का अलग अलग प्राइस हो, ठीक है, ये है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, इसी के अंदर एक और चीज़ समझनी है हमें, जब हम बात करते हैं ना एसेट की, तो वो एक एसेट भी हो सकती है कि ये दोनों आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है वो दोनों पॉइंट पर जो है वो अप्लाई होता है, चाहे आप एक एसेट की बात करें या फिर पूरे पोर्टफोलियो की बात करें। मतलब कि हमने एक पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें कुछ इक्विटी शेयर्स हैं, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कुछ डिवेंचर्स हैं, कुछ बॉन्ड्स हैं, इस तरीके से करके, तो ये पूरे पे भी अप्लाई होगा आर्बिट्रेज प्रोसेस कि अगर ये सारी चीज़ें एक मार्केट में महंगी और एक में सस्ती है ना, तो वो
पूरे पे ही अप्लाई हो जाएगा सेम चीज़ कि आप जो है सस्ती में से खरीद कर और महंगी में बेचने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है पोर्टफोलियो का भी सेम रहेगा, मतलब ठीक है। तो लो ऑफ वन प्राइस है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर समझनी है हमें, इसके बारे में ज़्यादा मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ। स्टोरेज एक चीज़ है जो कि वर्क करती है। इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि आज एक चीज़ का प्राइस जो है, जो स्पॉट प्राइस है वो है 200 रुपये, ठीक है। मान लो कि आपने चावल खरीदने हैं और चावल का प्राइस जो है, मान लो 5 किलो चावल खरीद रहे हो आप और वो 200 रुपये में मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है और 6 महीने बाद प्राइस जो होगा वो होगा 250 रुपये। स्टोरेज यहाँ पर जो है पिक्चर में आ जाता है कि आप क्या करोगे कि आज 200 रुपये के चावल खरीदे आपने 5 किलो और स्टोर करके रख लिए आपने, ठीक है। और फिर 6 महीने बाद आपने वो 200 रुपये के जो खरीदे थे उसको बेच दिया आपने 250 रुपये में। तो यहाँ पर आपने 50 रुपये गेन कर लिए। ये किस वजह से कर पाए आप? स्टोरेज की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि जब आप स्टोरेज करते हो ना तो स्टोरेज के भी एक्सपेंसेस होते हैं आपके। तो मान लो कि आपके 10 रुपये स्टोरेज के एक्सपेंस लग गए या 5 रुपये स्टोरेज के एक्सपेंस लग गए, स्टिल आप कमा तो रहे हो। अगर आपने 200 वाली चीज़ को 10 रुपये स्टोरेज में लगाकर 210 में पड़ गई आपकी वो और 250 में बेच रहे हो तो भी 40 रुपये तो कमा ही लिए बचे। तो इसलिए क्या है, स्टोरेज भी यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में आप ले सकते हो, या लो ऑफ वन प्राइस के साथ ही इसको समझ लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है डिलीवरी। जो बायर है उसको हम अंडरलाइंग एसेट असल में सौंप देते हैं तो उसको बोलते हैं डिलीवरी। तो मतलब क्या हुआ कि हमने, जैसे मैंने ये कहा कि 100 रुपये में मैं ये एक इक्विटी शेयर आपको 2 महीने बाद बेचूंगी, तो जब मैंने बेच दिया और आपने खरीद लिया मुझसे और ये जो है मैंने मतलब डिलीवर कर दिया ये शेयर आपको, तब जो है उसको बोलते हैं डिलीवरी। अब जो है यहाँ पर क्या है कि डेली सेटलमेंट होती है सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो डेरिवेटिव्स की भी डेली सेटलमेंट होती है। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले पढ़ा है क्लियरिंग हाउस के बारे में, तो क्लियरिंग हाउस यहाँ पर भी वर्क करेगा ऑब्वियसली। और जो है इन कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनकी भी डेली सेटलमेंट होती रहेगी। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद हम डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या रोल प्ले करते हैं और किस तरीके से संबंध है इनका, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, क्या यूजेस हैं डेरिवेटिव्स के, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू क्लास।